Hello everyone, welcome to my channel History with Richa. Please like and subscribe my channel and share also. हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे पुर्तगालियों की जो भारत में आए थे। हमने इससे पहले पढ़ा था वास्को डी गामा की भारत यात्रा। तो हमने उसमें पढ़ा था कि भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे। वो थे वास्को डी गामा थे। ये कब आए थे? 1498 को भारत में आए थे। और कहाँ पर आए थे? कालीकट में आए थे, जिसका वर्तमान नाम कोझिकोड है। तो इस तरह से हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे पुर्तगाली भारत में आए, उन्होंने अपनी संस्था स्थापित की और उसका हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो जो यूरोपीय कंपनियां थी उनमें सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे। पुर्तगाली कंपनी का नाम एस्ता दे द इंडिया था। एस्ता दे इंडिया पुर्तगाली कंपनी का नाम था, यह हमें याद रखना है। वास्को डी गामा किस रास्ते से भारत आए थे? तो वो समुद्री रास्ते से हमारे भारत में आए थे। और जब वास्को डी गामा आए थे तो उनका जो था पथ प्रदर्शक, जो उनके मार्गदर्शक कौन थे? वो थे अब्दुल मलिक। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उनकी सहायता किसने की थी। तो गुजराती थे ये, अब्दुल मलिक ने की थी। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? एस्ता दे द इंडिया था। वास्को डी गामा किस रास्ते से भारत आए थे? तो वो है ना समुद्री रास्ते से भारत आए थे। और कब आए थे? 1498 को आए थे। जैसा हमने पहले क्लास में पढ़ा था, 1498 को आते हैं ये। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन बन जाता है कि जो पुर्तगाली थे उनका पथ प्रदर्शक का कार्य किसने किया था? तो अब्दुल मलिक ने किया था। मतलब किस भारतीय ने किया था? तो अब्दुल मलिक। फिर है अल्फांसो डी अल्मीडा। हम बात करें अगर इनकी, तो ये फर्स्ट क्या थे? ये फर्स्ट वायसराय थे पुर्तगाली। प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे फ्रांसिस्को अल्मीडा या अल्मेडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय, ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड बात ये कि इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। कौन सी? ब्लू वाटर पॉलिसी। इसमें क्या कहते हैं कि इस नीति के तहत इनका क्या था कि हम ही समुद्र पर एकाधिकार करें और नियंत्रण कर सके। अरब जो है वो उनका एकाधिकार नहीं होना चाहिए, भारतीयों का नहीं होना चाहिए, सिर्फ किसका होना चाहिए? पुर्तगालियों का एकाधिकार होना चाहिए। इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना गया। और इसीलिए जो अल्मीडो थे इन्होंने क्या किया? सिर्फ तट पर, तटीय जो क्षेत्र थे वहां पर बस्तियां बसाई और आंतरिक क्षेत्रों में इन्होंने बस्तियां नहीं बसाई। ये इम्पोर्टेंट बात है। आगे तो फर्स्ट वायसराय कौन थे? फ्रांसिस्को अल्मीडा। अल्मीडा या अल्मेडा, हम कुछ भी बोल सकते हैं इनको। आगे तो ये संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क है। तो अल्बुकर्क 1503 में फिर क्या होता है? जब अल्फांसो डी अल्मीडा वायसराय रहते हैं उनके काल में क्या होता है? उन्हीं के काल में क्या बनता है? भारत में एक किला बनता है, जो पहला यूरोपीय दुर्ग होता है हमारे भारत में। 1503 में पुर्तगाली क्या करते हैं? कोचीन में फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं। और 1505 में ही क्या करते हैं? ये दूसरी फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं। और इसी टाइम ये एक किला भी बनाते हैं, जो भारत में पहला यूरोपीय किला होता है। और इस किले का निर्माण कौन करवाते हैं? अल्बुकर्क करवाते हैं। और वायसराय कौन होते हैं उस समय? अल्फांसो डी अल्मीडा। आगे अब है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो वो तो प्रथम वायसराय थे अल्फांसो डी अल्मेडा। तो जो अल्मेडा फर्स्ट वायसराय थे, लेकिन प्रमुख कौन है? अल्बुकर्क के। इन्हीं को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैसे हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश थे, जबकि दिल्ली सल्तनत की नींव कौन रखते हैं? दिल्ली सल्तनत की नींव रखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, पर वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को हम मानते हैं। तो इसी तरह से अल्फांसो डी अल्बुकर्क कौन थे? पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। फिर ये पहले तो वायसराय नहीं थे, बाद में ये वायसराय बन के आते हैं। तो इन्होंने 1503 में भारत में किस स्क्वाड्रन के रूप में ये भारत आए। 15 सालों में भारत में वायसराय के रूप में ये नियुक्त रहे। और इन्होंने उद्योग और व्यापार की क्या की स्थापना की और इसको विस्तृत किया इन्होंने व्यापार को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और इन्होंने इंक्विजिशन पुर्तगाली द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण थे। ठीक है, इन्होंने इंक्विजिशन चलाया
जो क्या था, न्यायाधिकरण था धार्मिक, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। आगे है, अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। वैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाते हैं? हम जब पुनर्जागरण काल पढ़ते हैं तो 4 दिसंबर 1829 को विलियम बेंटिक लगाते हैं ना। और हम जब बात करें पुर्तगालियों में तो कौन थे? अल्बुकर्क थे। और इन्होंने बोला था कि भारत में पुर्तगालियों की संख्या को बढ़ाने के लिए जो पुर्तगाली है वो भारतीय महिलाओं से विवाह करे। फिर इन्होंने क्या किया था कि जो अल्बुकर्क है, इन्होंने सेना में भारतीयों को तो क्या किया था, सेना में नियुक्त किया था, लेकिन मुस्लिमों को प्रताड़ित किया था। मीन्स मुस्लिमों को सेना में नहीं लिया था। क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले वाली क्लास में बताया था कि जब वास्को डी गामा भारत आए थे तो कालीकट के शासक जयमोरिन नाम नहीं है पर्टिकुलर शासक का, ये हिंदू शासक की उपाधि हुआ करती थी। तो जयमोरिन क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। वास्को डी गामा के साथ आने वाले अन्य 170 लोगों का स्वागत करते हैं। तो इन सबका स्वागत होता है, लेकिन अरब क्या करते हैं, इनका विरोध करते हैं। तो इसीलिए वो इनका स्टार्टिंग से विरोध करते आ रहे हैं। तो अल्बुकर्क ने भी क्या किया, भारतीय सैनिकों को भर्ती किया, लेकिन मुस्लिम को इसमें भर्ती नहीं किया। आगे है, अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की व्यापारिक मंडी, इंपॉर्टेंट है, मलक्का और हरमुज पर अधिकार कर लिया। जब हम सेकंड ग्रेड के लिए ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हम उसमें भी हम मलक्का का नाम हम पढ़ते हैं। जब एशिया पढ़ते हैं, एशिया महाद्वीप, उसमें मलक्का और हरमुज पर अधिकार कर लिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कब किया? 1511 में किया था। अल्बुकर्क ने 1515 में अपनी मृत्यु से पहले, 1515 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इससे पहले इन्होंने क्या किया था, व्यापार का विस्तार किया था, और जो अपने बस्तियां थी वो क्या की थी, उनका भी विस्तार किया था, उनका विकास किया था। अल्मीडा 1509 में, ये फर्स्ट वाले हैं जो पहले वायसराय थे, उनके बारे में बात आई है ये कि उन्होंने 1509 में टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को कौन से युद्ध में पराजित किया था? चाउल के युद्ध में उन्होंने पराजित किया था और दमन और दीव पर अधिकार कर लिया था। तो चाउल के युद्ध में कौन कौन थे? तो पुर्तगाली थे अल्मेडा, और इनके सामने कौन कौन से 4 थी सेनाएं थी? टर्की की थी, गुजरात की थी और मिस्र की संयुक्त सेना थी। और चाउल के युद्ध में ये क्या करते हैं, समस्त सेना को पराजित करके दमन दीव पर अधिकार स्थापित कर लेते हैं। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे, पुर्तगालियों द्वारा भारत में बनवाया गया पहला जो किला था वो 1503 में बनवाया था। और किसने बनवाया था? जिसने मैंने आपको अभी बताया था, अल्बुकर्क ने ये बनवाया था। और जब ये वायसराय नहीं थे, जब इन्होंने किला बनवाया था, तब वायसराय कौन थे? अल्मेडा वायसराय थे। और यही भारत में क्या था, प्रथम यूरोपीय दुर्ग था। कहाँ स्थापित किया था? कोचीन में किया था। ये नए हैं, कोचीन में। और कोची में क्या हुआ था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कोची में। तो कोची में किसको दफनाया गया था? कोची में दफनाया गया था वास्को डी गामा को 1524 में। आगे, नीनू डी कुन्हा। ठीक है, हमने फर्स्ट वायसराय पढ़ लिए, कौन थे? अल्मेडा थे, सेकंड थे अल्बुकर्क, फिर उसके बाद बहुत से वायसराय आते हैं, लेकिन प्रमुख थे नीनू डी कुन्हा। अब नीनू डी कुन्हा ने क्या किया था, इन्होंने कोचीन की जगह अपनी राजधानी किसको बना लिया? इन्होंने गोवा को बना लिया। कब बनाया? 1530 में। यहाँ पे आएगा 1530 में क्या करते हैं, गोवा को अपनी राजधानी बना लेते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, सेंट थोमा कहाँ पर है? मद्रास में। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सेंट थोमा हुगली बंगाल से और दीव पर बस्तियां की स्थापना करते हैं। कहाँ बस्तियां बनाते हैं? एक तो सेंट थोमा मद्रास में, हुगली बंगाल में और दीव पर बस्तियां ये बनाते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने क्या क्या किया था, और जैसे इन्होंने महमूद शाह, कौन से? बंगाल के महमूद शाह से किसकी अनुमति ली थी कि हम चटगांव और सतगांव में भी व्यापारिक फैक्ट्रियां खोलेंगे। तो चटगांव और सतगांव भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और महमूद शाह का नाम भी कौन अनुमति देते हैं? महमूद शाह देते हैं, बंगाल के महमूद शाह। फिर हम आगे पढ़ेंगे, अकबर से अनुमति लेते हैं, शाहजहां से भी अनुमति लेते हैं।
पुर्तगाली वायसराय, अच्छा ये हमने पढ़ लिया था पहले कि फर्स्ट वायसराय कौन थे, तो फर्स्ट वायसराय ही ये थे। और वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को हम मानते हैं। पुर्तगाली कंपनियों के भारत में प्रमुख उद्देश्य क्या थे, किस उद्देश्य से पुर्तगाली कंपनियां हमारे भारत में आई थी? तो पहला उद्देश्य तो क्या था कि वो अरब और वेनिस व्यापारियों को हिंद महासागर से हटाना चाहती थी। ये अरब है, किसको? अरब को और वेनिस को, जो क्योंकि आपको पता है अरब ने क्या किया था, विरोध किया था इनका। तो जो अरब थे, जो अरबी थे, उनको और वेनिस की जो व्यापारी थे उनको हिंद महासागर से हटाना चाहती थी और अपना ही एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी। दूसरा क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो पुर्तगाली कंपनी के प्रमुख दो उद्देश्य थे, एक तो व्यापार करना और ईसाई धर्म का प्रचार करना। लेकिन व्यापार भी कैसा? एकाधिकार वाला व्यापार करना, कि ना अरब व्यापार करेंगे, ना वेनिस व्यापार करेगा और ना ही इंडिया व्यापार करेगा। कहाँ पर? हिंद महासागर में। आगे पुर्तगाली कंपनी वाणिज्य उद्देश्य से क्या करती थी? काली मिर्ची और महंगे मसाले के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी। जैसा कि हमने नेक्स्ट पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि जो वास्को डी गामा थे वो काली मिर्च लेकर गए थे, तो उन्होंने इससे 60%, 60 गुना पैसा कमा लिया था। तो 60 गुना जब उनको फायदा हुआ था, तो इससे क्या हुआ? जो यूरोपियन थे वो क्या हो गए, और पुर्तगाली थे वो हमारे भारत में व्यापार की ओर आकर्षित हो गए, हमारे भारत की ओर आकर्षित हो गए, हमारे भारतीय व्यापार की ओर आकर्षित हो गए। और फिर क्या किया पुर्तगालियों ने? जब धीरे धीरे इनका वर्चस्व बढ़ने लगा, इनको इनकम होने लगी, इनके व्यापारिक जो फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी वो मजबूत होने लगी, तो फिर ये क्या करते हैं? अपनी सत्ता को और मजबूत बनाने के लिए कार्टस पद्धति को अपनाते हैं। और ये कार्टस पद्धति यूजीसी नेट में पूछी जाती है, स्कूल लेक्चरर में भी पूछी जाती है। कार्टस पद्धति इवन यूपीएससी में भी कार्टस पद्धति को पढ़ाया जाता है। आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, उसमें भी कार्टस पद्धति दी हुई है। तो पुर्तगाली क्या करते हैं? कार्टस पद्धति का प्रयोग करते हैं। ये क्या था? एक वो अनुमति पत्र था कि जो भी समुद्री व्यापार करेगा, चाहे वो अरबी हो, वेनिस हो, इंडियन हो, कोई भी हो, उनको किससे अनुमति लेनी होगी? पुर्तगालियों से अनुमति लेनी होगी समुद्र में अपने जहाज भेजने के लिए या समुद्र से व्यापार करने के लिए। कार्टस पद्धति द्वारा परमिट के लिए भारतीय अरबी जहाजों को अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर दिया। ठीक है, सबका वर्जित कर दिया। कभी आप कर सकेंगे? जब आप उनसे अनुमति लेंगे। ये है हमारी कार्टस पद्धति। और ऐसा कहा जाता है कि मुगल सम्राट अकबर ने भी कार्टस पद्धति के कारण इनसे क्या ली थी? परमिशन ली थी, पुर्तगालियों से परमिशन ली थी, परमिट लिया था, अनुमति ली थी एक बार। ऐसा हम पढ़ते आ रहे हैं या फिर हमने पढ़ा है और ऐसा उल्लेख हमें मिलता है। आगे कार्टस पद्धति, ये एशियाई देशों में सामूहिक क्रियाकलापों के लिए पुर्तगालियों द्वारा यूरोपीय व्यापारियों को अनुमति पत्र प्रदान करने वाला दस्तावेज था। ठीक है, ये सभी के लिए था ऑलमोस्ट। जैसा हमने पढ़ा कि अकबर ने भी एक बार तो कार्टस पद्धति के कारण किससे अनुमति ली थी? पुर्तगालियों से अनुमति ली थी। तो कार्टस पद्धति हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, पढ़ना है इसको अच्छे से। आगे भारत में, हाँ अब हम बात करें भारत में पुर्तगाली कंपनियों के प्रभाव, या पुर्तगाली जो भारत आए तो उससे हमारे भारत पे क्या क्या प्रभाव पड़े। तो हमारे भारत पे क्या प्रभाव पड़े? देखो, वो भारत में क्या लेके आए? तंबाकू लेकर आए, जो कि बहुत ही हानिकारक है, बहुत ज़्यादा। आज भी इतना हार्मफुल है तंबाकू हमारे लिए, ऑलमोस्ट सभी इसका शिकार हो रखे हैं। तो भारत में तंबाकू की खेती किसने स्टार्ट की थी? पुर्तगालियों ने स्टार्ट की थी। फिर आगे उन्होंने क्या किया था? कैथोलिक धर्म का प्रचार किया था। जैसे हमने 2 उद्देश्य पढ़े थे, कौन कौन से उद्देश्य थे उनके? एक तो धर्म प्रचार था, दूसरा एकाधिकार, हिंद महासागर में व्यापार का एकाधिकार। उन्होंने 1556 में, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको अच्छे से हमें देखना है कि 1556 में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। तो फर्स्ट जो
प्रिंटिंग प्रेस थी वो कहाँ स्थापित हुई थी, गोवा में हुई थी और 1556 में हुई थी। द इंडियन मेडिसिनल प्लांट पहला वैज्ञानिक कार्य था जो इन्होंने किया था 1563 में गोवा में प्रकाशित हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। 1563 में द इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स, ये पहला वैज्ञानिक कार्य था पुर्तगालियों के द्वारा किया हुआ। आगे, और इन्होंने क्या किया था, जैसे फिर ये जब अपना एकाधिकार स्थापित करने लग गए तो और सबको ये भ्रम हो गया था कि पुर्तगालियों से कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि भारत के मुगल सम्राट भी जब उनको अनुमति प्रदान कर रहे हैं और उनसे परमिट ले रहे हैं तो इससे क्या देखने को मिलता है हमें कि इनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा था, तो इनको अजय समझा जाने लगा था। फिर क्या होता है 1588 में इंग्लैंड ने क्या किया, एक स्पेनी जहाज बेड़े, यहाँ पे अरमेडा, ये साथ में अरमेडा को पराजित करके स्पेन और पुर्तगाल की जो अजेयता थी ना उसका मिथक तोड़ दिया था। यहाँ पे जनता नहीं अजेयता था, ठीक है। वो सोचते थे कि हम पराजित नहीं हो सकते, तो उसका क्या था, मिथक तोड़ दिया था, अजेयता का मिथक तोड़ दिया था। किसने? इंग्लैंड ने स्पेनी जहाज अरमेडा को पराजित करके। फिर आगे क्या करते हैं, जो अंग्रेज होते हैं वो क्या करते हैं, फारस के शाह के साथ संधि कर लेते हैं। अंग्रेज और फारस के शाह संधि कर लेते हैं और क्या बोलते हैं कि हम पुर्तगालियों को हराएंगे। तो 1622 में ये क्या करते हैं, हरमुज इनसे छीन लेते हैं। हरमुज जो हमने पढ़ा था पहले कि हरमुज और मलक्का द्वीप वो अपने उसमें अधिकार में कर लेते हैं, उसको 1622 में छीन लिया जाता है अंग्रेज और फारस के शाह के द्वारा। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे, पुर्तगाली, पहले हमने पढ़ा कि पुर्तगाली तंबाकू लाए थे, अब आगे है पुर्तगाली क्या क्या लेकर आए थे। वो आलू लेकर आए थे, मक्का, अनानास, टमाटर, शकरकंद, भिंडी, फिर तंबाकू, मिर्च, पपीता, चीकू, लीची, संतरा, बादाम, मूंगफली, काली मिर्च और काजू। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2019 में आया हुआ है कि निम्न में से पुर्तगाली भारत में नहीं लाए थे। तो उसमें ऑप्शन था काली मिर्च, तंबाकू और अनानास, पान। तो उसमें था पान, जिसको हमारे यहाँ पे तांबुल भी बोला जाता है और भी कई सारे नाम है, वो नागरबेल भी बोला जाता है। तो पान को हमारे इंडिया में पुर्तगाली नहीं लेकर आए थे। 2019 नेट यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमें ये चीज़ें, हम सोचेंगे ये तो सिर्फ नाम है सब्जियों के, हम इन्हें क्या लर्न करेंगे, लेकिन ये लर्न करने वाली ही चीज़ है, हमें एक बार इसको सबको भी माइंड में रखना है। आगे, मैड्रिड की संधि। अब हम बात करें मैड्रिड की संधि का संबंध किससे है, तो मैड्रिड की संधि का संबंध किससे है, पुर्तगालियों से हैं। 1630 में मैड्रिड की संधि होती है। इसमें क्या होता है, पुर्तगाल और अंग्रेज के मध्य व्यापारिक शत्रुता बंद करना तय होता है, क्योंकि अंग्रेज भी क्या करते हैं, बार बार उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो ना अंग्रेज व्यापार कर सकते हैं ना पुर्तगाली व्यापार कर सकते हैं, तो दोनों एक दूसरे से परेशान होकर एक संधि कर लेते हैं 1630 में। इसे ही मैड्रिड की संधि कहा जाता है। तो ये संधि हो जाती है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि पुर्तगाली और अंग्रेजों की जो व्यापारिक शत्रुता होती है वो समाप्त हो जाती है। तो ये था हमारे इसमें कि पुर्तगाली जो भारत में आए थे उनका प्रभाव क्या था और कौन कौन से प्रमुख वायसराय थे, ये हमने पढ़ा है और ये सफिशिएंट है। इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। और आपको एक बात और बता दूं मैं कि जो पुर्तगाली थे, तो पुर्तगालियों से जो सम्राट अकबर थे वो कहाँ मिले थे, तो पुर्तगालियों से सम्राट अकबर मिले थे, मैं इसमें एक बार बता देती हूँ आपको, कैम्बे, ठीक है, खंबात की खाड़ी गुजरात में वो मिलते हैं, खंबात की खाड़ी में मिलते हैं, खंबात जिसको कैम्बे कहते हैं। कौन कौन मिलते हैं, अकबर और पुर्तगाली। तो पुर्तगाली और अकबर की जो पहली मुलाकात होती है वो खंबात की खाड़ी में गुजरात में होती है। आगे एक और बात बतानी है कि जो अकबर थे उन्होंने पुर्तगालियों को कहाँ पर कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि अकबर से उन्होंने कहाँ पर कारखाना स्थापित करने की अनुमति ली थी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हुगली में। अकबर कहाँ अनुमति प्रदान करते हैं उनको, अकबर बोलते हैं
कि आप हुगली में व्यापार स्थापित कर सकते हो। वो परमिशन लेते हैं और हुगली में व्यापार स्थापित करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं शाहजहां। तो शाहजहां उनको कहाँ की परमिशन देते हैं? शाहजहां देते हैं बंदेल की परमिशन। शाहजहां कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन देते हैं? बंदेल में। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अकबर और वो। जैसे हमने पढ़ा था कि बंगाल के महमूद शाह ने चटगांव और सतगांव में व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी। और जो ये चटगांव बंदरगाह को क्या बोलते थे? ये बोलते थे पोर्टो ग्रांडे, महान बंदरगाह कहते थे। तो ये भी एक बार आप इसको भी देख लीजिएगा। पोर्टो ग्रांडे किसको कहा इन्होंने? पोर्टो ग्रांडे कहा है, पोर्टो ग्रांडे चटगांव बंदरगाह को कहा है। चटगांव बंदरगाह को कहा है। चटगांव बंदरगाह जो कहाँ पर है? बंगाल में है। और इसकी अनुमति कौन देते हैं? बंगाल के महमूद शाह देते हैं। तो पोर्टो ग्रांडे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक चीज और की, जो पुर्तगाली गवर्नर थे अल्फांसो डिसूजा, जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने इसमें नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ 3 पढ़े हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पढ़ा है हमने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क पढ़ा है और हमने पढ़ा है नीनू डी कुन्हा। 3 पढ़े हमने। फिर हमने बीच में जो भी थे वो नहीं पढ़े हैं, उनका उल्लेख हमारे इतिहास में है, लेकिन इतना नहीं है कि वो एग्जाम में है। जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने पढ़ लिए। तो फिर इसके बाद क्या होता है? जब पुर्तगाली गवर्नर होते हैं एक अल्फांसो डिसूजा, इनका समय होता है 1542 से 1545 तक। तो अल्फांसो डिसूजा अपने साथ किसको लेकर आते हैं? प्रसिद्ध जेसुइट पादरी संत फ्रांसिस्को जेवियर को लेकर आते हैं। तो फ्रांसिस्को जेवियर को लेकर आते हैं। और ये क्वेश्चन है, ये जो लाइन है ये एनसीईआरटी 12th क्लास में भी मेंशन है। अकबर के समय कौन आते हैं? तो ये उसमें दिया हुआ है कि अकबर के समय आते हैं ये फ्रांसिस्को जेवियर। और उसमें तो ये भी दिया हुआ है कि किस शिष्टमंडल के साथ वो यहाँ पर आते हैं। और पुर्तगालियों के बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसी थिंकिंग बनी हुई थी या फिर एक्चुअल था, सच था कि पुर्तगाली क्या थे? बहुत ही असहिष्णु थे। वो धार्मिक रूप से सहिष्णु नहीं थे, वो बहुत ही असहिष्णु थे। वो डकैती करते थे, वो लूटमार करते थे और वो बहुत ही अलोकप्रिय हुए हमारे भारत में, बिल्कुल लोकप्रिय नहीं हुए। और यही उनकी असफलता का कारण था। अगर वो धार्मिक सहिष्णु होते तो ऑब्वियसली क्या होते? वो लोकप्रिय होते। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो गवर्नर थे इन्होंने क्या किया था कि भारत में भारतीयों को तो ले लिया था, बहुत सारे भारतीयों को किसमें? सेना में नियुक्त कर लिया था पुर्तगालियों ने, लेकिन मुसलमानों को प्रताड़ित किया था। और ये किस गवर्नर जनरल के बारे में हमने पढ़ा था? अल्बुकर्क के बारे में। अल्बुकर्क ने मुस्लिम को प्रताड़ित किया था और भारतीयों को अपनी सेना में नियुक्त कर लिया था या फिर भर्ती कर लिया था। तो इस तरह से ये लूटमार करते थे, डकैती करते थे। इन्हीं वजह से क्या थे? लोकप्रिय हुए और इनको सफलता नहीं मिली। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये एग्ज़ाम की उससे भी इम्पोर्टेंट है कि ये पुर्तगाली जो अंग्रेज होते हैं तो चार्ल्स सेकंड किससे शादी करते हैं? चार्ल्स सेकंड शादी करते हैं पुर्तगाली राजकुमारी से। वो शादी किससे करते हैं? कैथरीन से शादी कर लेते हैं। जब वो कैथरीन से शादी करते हैं तो ये पुर्तगाली राजकुमारी रहती है। तो पुर्तगाली राजकुमारी रहती है तो इनको क्या किया जाता है? चार्ल्स सेकंड को बम्बई शहर दहेज में दिया जाता है। बम्बई शहर दहेज में दिया जाता है 1661 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है हमें। फिर वो जब दहेज में दे देते हैं 1661 में, फिर क्या होता है? जब मराठे आते हैं 1739 में हम बात करें अगर, तो 1739 में सालसेट और बसीन पर मराठा क्या करते हैं? पुर्तगालियों को हटा देते हैं वहाँ से और हराकर अधिकार कर लेते हैं 1739 में। तो आप ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन किसको देते हैं? ये एनसीईआरटी में ही मेंशन है। चार्ल्स सेकंड को देते हैं कैथरीन ब्रेगांजा से। जब वो शादी करते हैं, पुर्तगाली राजकुमारी होती है, तो पुर्तगाली चार्ल्स सेकंड को बम्बई दहेज में गिफ्ट कर देते हैं। आगे हम बात करें अगर
जैसा कि हमने पढ़ा था नागपट्टनम, अच्छा हमने इसमें मेंशन नहीं किया था नागपट्टनम। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से जब पुर्तगालियों ने संबंध स्थापित किए थे तो इन्होंने नागपट्टनम मीन्स तमिलनाडु बंदरगाह का प्रयोग किया था। तो दक्षिण पूर्वी क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण पूर्वी एशिया देशों से व्यापार के समय ये कौन से बंदरगाह का प्रयोग करते थे? नागपट्टनम मीन्स तमिलनाडु बंदरगाह का ये प्रयोग करते थे। और हम बात करें अगर पोर्टो ग्रांडे ये किस बंदरगाह को कहते थे? तो पोर्टो ग्रांडे किस बंदरगाह को कहेंगे? चटगांव बंदरगाह को कहेंगे। ये वही चटगांव है जो बंगाल के महमूद शाह से ये अनुमति प्राप्त करके लेते हैं। जबकि छीन कर क्या लेते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं ही बता देती हूँ, हरमुज और मलक्का को ये लेते हैं। फिर क्या होता है, मलक्का को भी 1622 में फारस के शाह और अंग्रेज मिलकर इनसे छीन लेते हैं। तो इतना ही है, और इनका प्रभाव भी सिर्फ इतना ही है कि इन्होंने मतलब क्या क्या किया था और कैसा है। तो और एक बात मैं आपको और बता दूं कि हम पढ़ते हैं पुर्तगालियों का भारत में आगमन। तो सबको पता है, मतलब सभी जानते हैं कि पुर्तगाली भारत में आए थे। फर्स्ट कौन थे? वास्को डी गामा थे, ठीक है, जो कब आए थे? 17 मई 1498 को हमारे भारत में आते हैं। फिर दूसरे कौन थे? हम फर्स्ट तो सबको पता होता है, लेकिन दूसरे पुर्तगाली कौन थे? भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली कौन थे? पेड्रो अल्बेज कैब्राल थे, जो कहाँ आए थे? कालीकट में ही आए थे। और कब आए थे? 1500 में आए थे। 1500 में मैं यहाँ लिख देती हूँ पेड्रो अल्ब्रेज है, ये आते हैं हमारे भारत में। और कहाँ पर आते हैं? ये भी कालीकट ही आते हैं। तो कौन है सेकंड पुर्तगाली? यहाँ पर मैं सेकंड लिख देती हूँ, भारत आने वाले सेकंड पुर्तगाली है। फर्स्ट तो सबको पता है, लेकिन हमें सेकंड भी पता होना चाहिए कि ये कब आते हैं। और हमने ये पढ़ ही लिया कि भारत में किला कब बना? 1503 में बना। और अपनी फैक्ट्री स्थापित कब की इन्होंने? 1505 में की। ये सारी जो डेट है हमें ये याद रखनी है। बहुत ही कम डेट लिखवाई है मैंने, तो हमें इनको लर्न करना ही है। आज के लिए इतना ही। हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डच के बारे में। और मैंने आपको बताया था जब पहले क्लास में कि कौन सी यूरोपीय कंपनी हमारे भारत में आई थी, उनका क्रम है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फर्स्ट कौन था? पुर्तगाली थे। दूसरे नंबर पे कौन थे? डच थे। तीसरे नंबर पे कौन थे? अंग्रेज थे। फोर्थ नंबर पे कौन थे? डैन थे। और फिफ्थ नंबर पर कौन थे? फ्रांसीसी थे। तो हमें ये याद होना चाहिए, ये जो क्रम है, ये सीक्वेंस है, हमें याद होनी चाहिए, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आज के लिए इतना ही। हम कल मिलेंगे नेक्स्ट यूरोपियन कंपनी डच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।